अप्रैल महीने में ईरान और इसराइल के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब ये दोनों मुल्क आमने सामने की लड़ाई में उतरने वाले थे। इस संघर्ष के बीच ईरान के तेल के निर्यात पर कड़े प्रतिबंधों के लिए नए सिरे से अपील शुरू हो गई। तेल का निर्यात ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है। इन कदमों के बावजूद ईरान के कस्टम प्रमुख के अनुसार ईरान का तेल निर्यात 2024 की पहली तिमाही में 35.8 अरब डॉलर रहा, जो 6 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। सवाल ये है कि आखिर ईरान प्रतिबंधों को भेद कर भी मुनाफा कमाने में कैसे कामयाब हो रहा है। इसका जवाब ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार चीन के व्यापार करने के तरीके में छिपा है। यूएस हाउस फाइनेंशियल कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कुल एक्सपोर्ट की 80% हिस्सेदारी चीन में जाती है। चीन ईरान से 15 लाख बैरल तेल हर दिन खरीद रहा है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर चीन ईरान से इतना तेल क्यों खरीद रहा है। इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि ईरानी तेल सस्ता और क्वालिटी में अच्छा है। दुनिया में चल रहे संघर्षों के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ईरान अपने तेल को सस्ती दरों पर बेच रहा है। अक्टूबर 2023 में रॉयटर्स ने व्यापारियों और शिप ट्रैकर्स से आंकड़े जुटाए। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन ने ईरान, रूस और वेनेजुएला से तेल की रिकॉर्ड खरीद करके 2023 के पहले 9 महीनों में लगभग 10 अरब डॉलर की बचत की। इन सभी देशों से तेल रियायती कीमत पर मिल रहे थे। डेटा और एनालिटिक्स फर्म केपलर के एक वरिष्ठ विश्लेषक हुमायूं फलकशाही का अनुमान है कि ईरान अपने कच्चे तेल का व्यापार $5 प्रति बैरल की छूट पर कर रहा है। फलकशाही की माने तो इसमें भू राजनीति भी एक वजह है। वो कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था का समर्थन करके चीन मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए भू राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों को बढ़ाता है, खासकर अब जब इसराइल के साथ इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकार मानते हैं कि चीन और ईरान ने व्यापार के लिए एक बेहतर सिस्टम तैयार कर लिया है। इस सिस्टम के बारे में अटलांटिक काउंसिल में इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट की सहायक निदेशक माया निकोलाडेज बताती हैं कि इस ट्रेड सिस्टम के खास तत्व हैं चीनी टी पॉट्स, डार्क फ्लीट टैंकर और सीमित इंटरनेशनल पहुंच वाले चीन के क्षेत्रीय बैंक। इन तीनों ही चीज़ों को एक एक कर समझते हैं। हुमायूं फलकशाही के मुताबिक टी पॉट्स वो जगह हैं जहां पर ईरान का तेल रिफाइन किया जाता है। इन्हें टी पॉट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू में ये रिफाइनरियां चायदानी की तरह दिखती थीं, जिनमें बुनियादी सुविधाएं थीं। ये छोटी रिफाइनरियां ना तो विदेशों में व्यापार करती हैं, ना ही उन्हें डॉलर की ज़रूरत होती है और ना ही उन्हें विदेशी फंडिंग का एक्सेस चाहिए होता है। डार्क फ्लीट्स की बात करें तो माया निकोलाडेज इसके बारे में बताती हैं कि तेल टैंकरों को दुनिया भर के महासागरों में सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। इस ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए ईरान और चीन ने टैंकरों का एक नेटवर्क बनाया है, जिससे टैंकरों की सही लोकेशन पता नहीं चलती। इस तरह चीन को प्रतिबंधों सहित पश्चिमी नियमों का पालन करने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में तेल कहां से चीन में आया, ये पता लगाना मुश्किल होता है। केपलर के फलकशाही का मानना है कि ये ट्रांसफर आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई जल क्षेत्र में होते हैं। वे बताते हैं कि सिंगापुर और मलेशिया के पूरब में एक इलाका है जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक ऐसा इलाका रहा है जहां बहुत सारे टैंकर आते हैं और अपने माल को एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। एक दूसरा जहाज मलेशियाई जल क्षेत्र से उत्तर पूर्व चीन तक जाता है और कच्चे तेल की डिलीवरी करता है। इसका मकसद ये दिखाना होता है कि कच्चा तेल ईरान से नहीं बल्कि मलेशिया से आया है। पिछले साल जुलाई और अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी कि अनाधिकृत तेल ट्रांसफर करने के लिए मलेशियाई और इंडोनेशियाई अधिकारियों ने ईरानी टैंकरों को जब्त किया था। माया निकोलाडेज बताती हैं कि ईरान और चीन के बीच लेन देन छोटे चीनी बैंकों के माध्यम से किया जाता है। वे बताती हैं कि चीन ईरानी तेल खरीदने से जुड़े जोखिमों से अच्छी तरह वाकिफ है। यही कारण है कि वह इस लेन देन में अपने बड़े महत्वपूर्ण बैंकों को शामिल नहीं करना चाहता। इसके बजाय वह छोटे बैंकों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय खतरा ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ईरानी तेल का भुगतान चीनी मुद्रा में किया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में ईरान तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जानकार मानते हैं कि अगर ईरान से तेल की सप्लाई रुकी तो दुनिया में तेल के दाम और बढ़ जाएंगे।